नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं, एक एक करके आपको बताती हूं। सबसे पहले बात होगी 7 घंटे के धरने की। राहुल गांधी ने आज पुलिस स्टेशन में 7 घंटे तक धरना दिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राजनीति में सिर्फ धरना ही होगा? आज इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ बात होगी सीजेपी कार्यकर्ताओं की, जिनकी आज जयपुर में पिटाई हो गई। सीजेपी कार्यकर्ताओं को कैसे ग्रामीणों ने खदेड़ा है, लेकिन सीजेपी कह रही है ग्रामीण नहीं भाजपाई थे। आज इस पर भी माइक ऑन है। इसी के साथ बात होगी इंस्टा की नई रॉबिन हुड की। कंगना रनौत एक एक करके सबको इंस्टाग्राम पर अपने निशाने पर ले रही हैं। और रॉबिन हुड इसलिए क्योंकि कुछ के लिए वो सही है और कुछ के लिए बिल्कुल गलत है। उनका नया टारगेट कौन है, आज ये भी बताएंगे। और इसी के साथ बात होगी महंगी चीनी पर सस्ते ज्ञान की। चीनी के दाम पिछले 2 महीनों में जिस तरह से बढ़े हैं, उस पर मंत्री साहब का बहुत सस्ता ज्ञान आया है और वो डायबिटीज ज्ञान दे रहे हैं। आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं कि लोगों के इस जेब पे खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्री साहब उस पर भी ज्ञान दे रहे हैं। आज इस पर भी माइक ऑन है, लेकिन सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी के धरने की। इसके शरीर से आए दिखाओ। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। ये जानबूझ के अराजकता फैला कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर रही हूं। संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी और पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी आज पीड़ित साहिल को अपने साथ लेकर गए। ये संसद मार्ग थाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। राहुल गांधी अपने लाव लश्कर के साथ आज संसद मार्ग थाने पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे ही वो जाने लगे थाने, तो सबसे बड़ी हेडलाइन आने लगी कि राहुल गांधी आखिर थाने क्यों पहुंच रहे हैं। लेकिन बाद में सबको पता चला, पुलिस अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ अंदर की। एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। 20 दिन दिल्ली पुलिस को राहुल ने चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर की मांग कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, साहिल भी एफआईआर की मांग कर रहा है। उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, इन पर पैलेट गन चली है। जरा सुनिए क्या कह रहे थे राहुल गांधी। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठे। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, भैया. Very simple. You are not doing it. Sir, okay. 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठे। It's legal. He's requesting an FIR. अब मैं आपको पूरे क्रम में, ये आप सुन रहे हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 7 दिन क्या, मैं 6 महीने यहीं बैठूंगा अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब पुलिसकर्मी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि इस मामले में एक जांच कमेटी पहले ही बनाई गई है। अब 7 घंटे के बाद पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया और जब केस दर्ज हुआ तो राहुल गांधी वो एफआईआर लेकर सामने आए साहिल के साथ। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी, ये तस्वीर देखिए। और वहां पर एफआईआर दर्ज कराकर बाहर निकले। डीसीपी ने राहुल गांधी को एफआईआर की कॉपी सौंपी और उस एफआईआर की कॉपी को लेकर राहुल गांधी बाहर आए। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा। पैलेट गन को चले 1 महीना हो गया, लेकिन एफआईआर अब दर्ज हुई। सुनिए जरा। 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। 6:45 हो गए।
तब जाके FIR फाइल किए। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर राहुल गांधी बैठे, पीड़ित साहिल और उनकी मां भी साथ थी। FIR दर्ज हो गई, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के बाहर कई घंटे धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उनके साथ साहिल लोबज भी थे, उनकी मां भी थी और कांग्रेस के और नेता भी वहां जुटने के लिए पहुंचने लगे। ये तस्वीरें आप राहुल गांधी की देख रहे हैं। तो सिर्फ राहुल नहीं, प्रियंका गांधी भी इस धरने में पहुंची थी। कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया। कुमारी शैलजा, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद सब वहां पहुंच गए क्योंकि राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को पेलेट गन चली है, पेलेट्स भी दिखाई और पेलेट दिखाकर बताया, देखिए इसके लिए मैं आया हूं। ये है पेलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह। 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पेलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है। तो आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी आज अचानक संसद मार्ग थाने पहुंचे। छात्र आंदोलन में घायल हुए साहिल भी साथ थे। राहुल गांधी ने पहले अधिकारियों से मुलाकात की, पेलेट गन मामले में FIR दर्ज करने की मांग की, फिर वो डीसीपी ऑफिस से निकलकर धरने पर बैठ गए। अब राहुल के साथ साहिल की मां प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कई नेता शामिल हो गए। राहुल का आरोप था कि 20 जुलाई को पेलेट गन चली। पेलेट गन से प्रदर्शन में मौजूद साहिल घायल हुए हैं। 14 अगस्त को साहिल ने लिखित शिकायत भी दी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 अगस्त को फिर से ईमेल, फोन से शिकायत की गई। 2 बार शिकायत के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी वो यहां से नहीं हटेंगे, ये राहुल ने आते ही कह दिया, जिसके बाद 7 घंटे बाद आखिरकार FIR दर्ज हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी सिर्फ धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर NDTV इंडिया पर। राहुल गांधी आज 7 घंटे सर धरने पर बैठे रहे और 7 घंटे के बाद FIR पुलिस को करनी पड़ी। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, देखिए एक आम आदमी की FIR भी इस देश में नहीं होती, हम नहीं होते, अगर हम धरने पर नहीं बैठते तो ये भी नहीं होता। देखिए, एक बड़ा सवाल राहुल गांधी की राजनीति से उभर कर आता है। आप बिना बताए, बिना अनुमति के प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाएंगे जबरदस्ती, और आप बिना बोले थाने में चले जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है और इसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। हाई पावर्ड कमेटी में एक चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 2 और जज हैं, एक CBI के एक्स डायरेक्टर हैं, बाकी हैं। तो हाई पावर्ड कमेटी है जो सारे मामले की जांच करेगी, इसकी भी करेगी। तो ये विषय वहाँ भी जाता, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी एक जिद पकड़ ली और जिद के 2 कारण हैं। पहला कारण है कि उस पूरे आंदोलन से उनको कॉकरोच जनता पार्टी ने अलग रखा, कई कारण से छोड़िए, संभवतः आम आदमी पार्टी का दबाव रहा होगा। तो ये धरना के स्थल पर भी नहीं गए, तो अपने को रेलेवेंट करने के लिए कभी PM के यहाँ धरने पर बाकी कर रहे हैं और दोबारा अपने को जिंदा करने की जो आज कोशिश है, इसका कारण क्या है? जो मैंने अपने प्रेस में कहा, स्पष्ट था कि वंदे मातरम पर इन लोग की पूरी पिटाई देश में हो रही है। मुस्लिम कट्टरपंथ के सामने कांग्रेस अभी भी झुकी है, जैसा 1937 में झुकी थी और कहा कि हम अब 2 ही छंद गाएंगे। और मैंने अपनी प्रेस में कहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को दोबारा बताना चाहता हूं
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बने, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 24 जून को स्वयं घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगान होगा, जन गण मन राष्ट्रगीत होगा और पूरा गाया जाएगा। और स्वयं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जो महान भारत के संगीतज्ञ थे, उनको सरदार पटेल ने कहा कि आप 15 अगस्त 47 को एक गीत गाइए। कहा एक ही शर्त पे गाऊंगा, पूरा गाऊंगा। उन्होंने कहा पूरा गाइए। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं, तो इनका पूरा स्टैंड एक्सपोज हो रहा है कि हम उन्होंने ये किया वो किया। तब इसको डाइवर्ट कैसे करना है, तब फिर ये बात शुरू की गई। इस बात को समझिए, 1 महीने से पेंडिंग था, एकाएक आज ही सुबह ये निर्णय किया गया राहुल गांधी ने। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में है ना, तो क्या फिर अब एक काम यही करें कि जो हमारे विपक्ष के नेता है वो थाने को घेर लें, डीजीपी के ऑफिस को घेर लें, मुख्यमंत्री के दफ्तर को घेर लें और कहें जब तक करोगे नहीं हम हटेंगे नहीं, चलाओ लाठी, चलाओ गोली? ऐसे होता है क्या? तो ये अराजकता है क्या? राहुल गांधी अराजक स्वभाव है और राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को अराजकता की ओर ठेल दिया है। रविशंकर जी के साथ जो वहां लोग खड़े थे वो कानून जानते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। कानून जानते हैं। आप अगर ऐसी बात थी तो राहुल गांधी, एक कंप्लीट कर लूं, अपनी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इंटरवीन करते हैं। ये सब क्या है? तो ये दिखावे की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। रविशंकर जी, राहुल गांधी का यह भी कहना है कि खुलकर पेलेट गन के इस्तेमाल पर बीजेपी स्टैंड नहीं ले पाई है, कि उनके मंत्री कैसे कह पाते, वो पेलेट गन दिखा रहे थे और कहते हैं कि कैसे ये बोल पाते हैं कि पेलेट गन नहीं चली, सरासर झूठ बोलते हैं। हमें राहुल गांधी से सच और झूठ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुकरेती जी जान लीजिए आप साफ, जो व्यक्ति ये कहे कि प्रधानमंत्री को दिल्ली के नौजवान डंडे मारेंगे, उससे आप किस भाषा की अपेक्षा करते हैं? कृपया करके ऐसे सवाल मुझसे मत करिए आप। हम लोग एक गंभीर आचरण वाले लोग हैं, अगर है या नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा ना। कृपया करके राहुल गांधी की बिना पर हमसे सवाल मत पूछिए। वो सब सही बोलते हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। ये तो आप ही बताइए। राहुल गांधी का जो पूरा आचरण है संसद के अंदर, संसद के बाहर, आपने देखा है। बहस को तैयार थे, बहस से भाग गए, गोल पोस्ट चेंज करते गए। अब जो संसद में बोलते हैं, कई बार मेरा भी उनसे आमना सामना हुआ है, तो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कभी देखा है आपने? और मैं आपको कहूं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी अपने को एम्बैरेस्ड फील करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है ना। लेकिन फिर मैं आपसे बुनियादी सवाल पर आता हूं, जो आपने दे रखा है हेडिंग जी, धरने की पॉलिटिक्स। तो क्या राहुल गांधी अब जनता के मत और जनता के विचार से अलग धरना जाके घेर लो मुख्यमंत्री का घर, घेर लो उनका दफ्तर, घेर लो थाना और काम कराओ, नहीं तो हम हटेंगे नहीं, चलाओ गोली? ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो एलओपी है, जो एक प्रधानमंत्री का पुत्र रहा है, एक प्रधानमंत्री का पोता रहा है और एक प्रधानमंत्री का परनाती रहा है। ये क्या आचरण है भाई? रविशंकर जी, ये मैं आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी पीएम आवास पहुंच गए थे धरने पर। वहां से उन्हें उठाया गया क्योंकि सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो वहां धरना नहीं दे सकते थे और वो बिना बताए पहुंच गए। अब वो आज थाने में धरने पर पहुंच गए। क्या ये आपको लग रहा है कि अब ये एक नया तरीका है जो वो अपनाएंगे कि जो मुद्दे पे उन्हें बात करनी है धरने पे बैठ जाओ, धरने पर बैठकर मांग मनवाओ, या फिर धरने की ये पॉलिटिक्स वो अब सिर्फ वो नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि यही तरीका है अब इनके साथ, यही करो? अभी मैंने उनके परिवार की चर्चा की ना जी, तो उनके परिवार के परिवेश के कारण तो एलओपी है ना, तो उनको समझना पड़ेगा कि ये संभव नहीं है इस तरह की अराजकता। देश ऐसे नहीं चलता। मतलब उनको देश ऐसे ही चलाना है, धरने पर उठापटक कर करके ज़बरदस्ती मांग मरवाना है। तो बहुत लोगों ने ऐसा काम किया है, जनता ने उसको जवाब दिया क्या, सम्मान दिया क्या? हेलो जी, मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर, बोले। हेलो,
आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही है रविशंकर जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है कि लाइन कट गई है तो उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। रविशंकर जी बात रख रहे थे और इस बात पर रख रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि ये एक नया तरह की राजनीति है जिसको वो लेकर आ गए हैं और इस नई राजनीति के तहत अब हर मामले पर धरना होगा। मैं उनसे यही पूछ रही थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए वो भी देखिए। अब ये तस्वीरें देखिए, उन्होंने सारे कांग्रेस के नेताओं को वहां बुला लिया, एक एक करके सारे बड़े नेता वहां पहुंचने लगे, पोस्टर भी ले आए और वहां बैठकर उन्होंने सरकार के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन किया। रविशंकर जी, मुझे लग रहा है आप वापस जुड़ गए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आप बात कर रहे थे सर, लाइन कट हो गई जी। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि राहुल गांधी नई दिल्ली के अंदर पूरे सिक्योरिटी के क्या डूज एंड डोंट्स ऐसे वो परिचित है ना। वो तो उसी महकमे में पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्री घर पैदा हुए हैं। तो इस तरह हम घुस जाएंगे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट स्टेशन में, वहाँ धरना दे देंगे, घुस करके हम डीसीपी को हड़काएंगे, किसी को कुछ करेंगे। तो राहुल गांधी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके प्रदेश की सरकारों में भी इससे अधिक होगा। मैं सावधान कर रहा हूं आपको, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो इस तरह की माई वे और हाईवे, ये देश की राजनीति में एक न्यू लॉ है। और मैं आपसे एक बहुत और विनम्रता से कहना चाहता हूं, भैया वोट में हमें हरा दीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, हरा दीजिए। तो वोट में तो आप जीतते हैं नहीं, है ना, बार बार हार जाते हैं, आगे फिर हारिएगा। लेकिन जिस तरह का वो अराजकता का आचरण कर रहे हैं, देश इसको स्वीकार नहीं करता। और मैं अपने लंबे अनुभव से आज राहुल गांधी को अनचाही सीख देना चाहता हूं। माओवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बाकी एक्सट्रीम लेफ्टिज्म खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खाली धरना करने वाली कई पार्टियां हाशिए पर गई कि नहीं गई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। देश आज एक परिपक्व, सार्थक, रचनात्मक विरोध की अपेक्षा करता है, सिर्फ हल्ला हुल्ला की नहीं करता है। तो इस तरह से आप करेंगे, 7 घंटा बैठ जाएंगे। आप एक बड़े परिवार के हैं, आपका नाम है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के पोते और बेटे हैं प्रधानमंत्रियों के, तो मीडिया घेरेगा ही। तो कुकरेती जी उनको 7 घंटे दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो वो जानते हैं कि जब मैं ऐसा करूंगा तो देश हमको देखेगा। तो देश आपको देखेगा जरूर, मनोरंजन के लिए, स्वीकारोक्ति के लिए नहीं, ये मैं कहना चाहता हूं। पर रविशंकर जी, आपने बड़ी बात कह दी है। आपने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके राज्यों में भी इससे ज्यादा हो सकता है। अब मैं इसे धमकी कहूं या फिर ये कहूं कि रास्ते पे लाने का तरीका है, विपक्ष को समझाने का तरीका है, ये जनता तय करेगी जो आपको सुन रहे हैं। मैंने बिल्कुल धमकी नहीं दी है। अच्छा, बिल्कुल धमकी नहीं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम लोग सभी स्टूडेंट के एक्टिविस्ट रहे हैं, लाठी खाई है, मैंने तो गोली भी खाई है बिहार के लोकसभा के चुनाव में, जेल गए हैं, मीसा में बंद रहे हैं। तो हम समझते हैं लोकतंत्र की प्रक्रिया को। सही। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब जनता किसी को आशीर्वाद देती है तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। और हम विरोध का फर्ज है कि वो अपनी बात रखे, सरकार का फर्ज है वो अपनी बात कहे। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। और राहुल गांधी की तो पूरी पार्टी, विपक्ष लोग आजकल रोज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पीआईएल करते रहते हैं, तो करते रहिए। लेकिन एक थाने में बैठकर 7 घंटे आप घेराव करेंगे, मैं इसकी बात कह रहा हूं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नई अराजकता है। इट इज अ न्यू एनार्की। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। सही बात। और ये मैं आपसे एक बात क्यों नहीं कहूं, कि अगर यही प्रक्रिया रही तो मान लीजिए गांव में किसी लोगों को शिकायतें होती है, तो एक साथ 10,000 लोग जाके 2 थाने को घेर लेंगे किसी लोकल नेता के साथ, तो चलाओ गोली, हम हटेंगे नहीं, हमारी बात माननी पड़ेगी तुमको। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी जी अराजकता की ओर देश की राजनीति, लोकनीति को ले जा रहे हैं, और वो पार्टी जो 50 साल से शासन में रह चुकी है, ये चिंता का विषय है। लेकिन जनता इसका जवाब देगी, चिंता मत करिए आप, जनता जवाब देगी इसका। ठीक है, तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं और राहुल गांधी को सीधे कह रहे हैं कि ये अराजकता वाला रास्ता है, इसको चुनेंगे तो ये इससे हानि आपकी होगी। और बड़ी बात उन्होंने कह दी, हमें हराना है तो पहले वोट में हराओ, वो सबसे बड़ी हार होगी। लोकतांत्रिक तरीके से हराने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमसे बात करने के लिए।
तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, लेकिन दिन में अब बीजेपी हमलावर है, आप देख रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि अलोकतांत्रिक तरीका है, आप थाने को नहीं घेर सकते, आप इस तरह के घेराव करके नहीं काम कर सकते, अपने मनमानी के चलते नहीं काम कर सकते। लेकिन दिन में राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, मैं आपको वो भी सुनवाती हूँ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पैलेट गन चली थी, जिससे साहिल के शरीर में 200 छर्रे लगे, जबकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि उन्होंने पैलेट गन नहीं चलाई। सवाल पूछा था कि अगर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो किसने चलाई? सुनिए जरा। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स, ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एडी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूं कि पैलेट गन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कैसे आमने सामने रही। राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा कि अमित शाह ने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, ये उन्होंने कहा था। बीजेपी ने कहा कि मंत्री फायरिंग का आदेश नहीं देता है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को कील लगी, लाठियों से मारा गया। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी ने बिना सबूत आरोप लगाए हैं, वो कुछ भी कहते हैं। राहुल गांधी ने फिर कहा कि अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि झूठे आरोपों के लिए राहुल गांधी माफी मांगे, वो सदन में आकर ये बात कह जाते हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। फिर राहुल गांधी ने कहा जब भी छात्रों का मुद्दा उठाता हूं ये चुप करा देते हैं। बीजेपी का आरोप था, और आपने ये सदन की कार्रवाई में देखा होगा कि राहुल गांधी को बोलने से किसी ने रोका नहीं है, उनका तो माइक ऑन था, वो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। तो ये मामला सदन में मॉनसून सत्र के साथ ही बढ़ता चला गया और आज धरने पर आ गया। उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब बात करती हूं एक और मुद्दे की, जिस पर आज खुलकर गहमा गहमी हुई। जयपुर में सीजेपी वर्सेस ग्रामीण हो गया। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत गांव में पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ताओं की गांव वालों से भिड़ंत हो गई। आज सीजेपी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा। अब उसकी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह, क्योंकि राजस्थान में स्कूल ठीक करो आंदोलन सीजेपी चला रही है, राजस्थान में पहुंची, तो जयपुर में देखिए कैसे जब वो गांव में पहुंचे तो एक तरफ से सीजेपी के कार्यकर्ता है और दूसरी तरफ से ग्रामीण आ गए और आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर देखिए। नक्सल मुर्दाबाद, इधर आ गया, अरबन नक्सल मुर्दाबाद।
दोनों तरफ से फिल्म हो रही थी। एक तरफ से सीजेपी के कार्यकर्ता कैमरा लेकर आ रहे थे, दूसरी तरफ से मीडिया भी खड़ी थी और गांव के लोग वहां से आए और उन्होंने किस तरह से आपस में भिड़ंत हो गई। अब इन सब के बीच सीजेपी के जो सह संयोजक हैं आशुतोष रांका, आप उस घेरे में उन्हें देख रहे हैं, उनको भी पीट दिया। अब उन्हें बचाते हुए लोग, उनके समर्थक वहां से निकाल कर ले गए। ये तस्वीर भी सामने आई, ये भी देखिए। आपको ये बताती हूं कि यहाँ आशुतोष रांका को भी पीटा ग्रामीणों ने, लेकिन सीजेपी का कहना है ये ग्रामीण नहीं थे। जयपुर के बगरू इलाके में हुई इस झड़प में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव भी हुआ और उसके बाद उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हो गई। ये देखिए, वो गाड़ियों में बैठकर वहां से कैसे तैसे वहां से निकले हैं। देखिए, गाड़ी का शीशा टूट गया, गाड़ियां दौड़ाकर वो वहां से भागे। गाड़ियों के साथ छोड़ गए। जवाब दो। जयपुर के बगरू इलाके में सब कुछ हो रहा था और जिस वक्त ये बवाल हो रहा था हमारी टीम भी वहीं थी। हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा ने पूरी घटना अपने कैमरे में कैद करके दिखाई, ये भी देखिए। आशुतोष रांका चूंकि यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ में मारपीट की गई और आप देखिए कि गाड़ियां जो हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। आप देखिए कि गाड़ियों को तोड़ दिया गया है और जो पकड़ में आ रहा है, जो व्यक्ति पकड़ में आ रहा है उसे मारा जा रहा है। क्या विरोध कर रहे हैं? हम तो कोई विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जनता ये देखो, इनको देखो। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? गोवर्धन शर्मा। किस बात का विरोध आप कर रहे हैं? हमारे स्कूल का में फीस आते दो और मैं काम पे और रोड़ा कौन देगा पैसे? ये देंगे विरोध, सब सरकार बना देगी। तो आपको बताती हूँ मामला क्या है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां जयपुर के पास बागरू गांव में थी। जयपुर में सरकारी स्कूल देखने के लिए सीजेपी की एक टीम गई, सीजेपी टीम पर हमला हो गया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीजेपी ने जयपुर में मारपीट को साजिश का नतीजा बताया। बीजेपी वर्कर्स ने गुंडों से हमला करवाया है, ये आशुतोष रांका ने कहा। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने हमारी हत्या की साजिश की है। हमारे पहुंचने से पहले बीजेपी ने 30 से 40 गुंडे वहां बुलवा लिए थे और पिटाई करने वालों में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे, ये आशुतोष रांका ने कहा। पहले कहा सुनी हुई, फिर देखते देखते धक्का मुक्की हो गई। सीजेपी कार्यकर्ताओं को डंडों से पीटा गया, ये आशुतोष कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। गांव में गुंडे होने की बात पुलिस को पहले ही बता दी थी, लेकिन पुलिस ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। तो ये कह रहे हैं आशुतोष रांका कि पुलिस भी हमारी मदद के लिए नहीं आई। सुनिए। आप सोचिए इनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि लाइव मीडिया के सामने यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं, लोगों के हाथ तोड़े गए हैं, उनको गिरा कर ट्यूब में पत्थर डालकर मारा गया है। इतने मोटी इन लोगों ने ईंटें तैयार करके रखी थी। पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक था। उस समय पुलिस का एक भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था और जैसे ही हम गांव से बाहर निकले वहाँ पर 2 पुलिस की गाड़ियाँ सीधे अंदर आती है। तो पूरी तरह से इट वॉज अ प्लान्ड अटैक। एंड जिस तरह के विजुअल्स अब मैं देख रहा हूँ, जब उस तरह अटैक हो रहा था तो मैं जिस तरह के विजुअल्स देख रहा हूँ उससे यही समझ में आता है कि कुछ लोगों को हमारे जान से मारने की साजिश थी। सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए अब अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। तो अभिजीत दिप्के कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इन सब का सफाया कर देंगे, इन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे।
अब ये तो आपने सीजेपी की बात सुनी, अब इस बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बवाल के बाद जयपुर के बगरू गांव के लोगों में भी गुस्सा था। हंगामे मारपीट के लिए सीजेपी को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया। गांव वाले बोले कि सीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है, सीजेपी के कार्यकर्ता अपने साथ गुंडे लेकर आए। ये ग्रामीण कह रहे हैं सीजेपी के गुंडे साथ में सरिया और आरी लेकर आए थे। सीजेपी वालों ने गांव में घुसकर हमले का नाटक किया है, अपने ही लोगों से खुद पर हमला करवाया है और कार में तोड़फोड़ करने वाले भी सीजेपी के ही लोग थे, जिससे ये लगे कि वहां उन पर हमला हो गया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं गांव वाले। नहीं, ये देश विरोधी है। इन्होंने जंतर मंतर पे भारत विरोधी नारे लगाए, श्रीराम को गालियां दी है। क्यों इनको बर्दाश्त करेंगे हम देश के सच्चे नागरिक हैं। ये राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व है। जब इनका शिक्षा ही मुद्दा था तो झारखंड क्यों नहीं गए झारखंड, पंजाब क्यों नहीं गए? उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में, हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए, सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिए एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए? तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। आप हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है ठेठ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोगों, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। और आधा पौन घंटे पर बाद में आदमी इकट्ठे होकर फिर वापस आ गए और आके वो देखा जबरदस्ती स्कूल में जाने की कोशिश करने लगे। मतलब गाली के बच्चों से पेश हो गए, मतलब किसी और क्या कहते। एक गाँव वाले भी सब भी तो थोड़ा बहुत उनको केक खजेड़ा और उनकी गाड़ियों में सब औजार थे, लाठी सरिया डंडे वगैरह बड़ी चलाई थी दोबारा। अब आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर हमला बोला है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद राजनीतिक आवाजें भी उठने लगी। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा सीजेपी पर तो बीजेपी ने गुंडों से हमला करवाया, सीजेपी टीम की लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। कांग्रेस विधायक, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमला कराया, ये ग्रामीण नहीं थे। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने क्या कहा? वो कह रहे हैं जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, सरकार नाकामियां छिपाना चाहती है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। उधर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि सीजेपी बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालना चाहती है, सीजेपी जो माहौल बना रही है लोग उसके खिलाफ हैं। तो सीजेपी, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ा मामला है, इसीलिए सचिन पायलट ने भी इस पर रिएक्ट किया और बाल मुकुंद आचार्य भी कह रहे हैं। इस बीच गांव वालों के गुस्से का शिकार हुए कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका जयपुर के ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। वहां उनकी टीम के लोगों का इलाज हो रहा था, उन्हीं का हाल जानने के लिए वो पहुंचे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उन्होंने जाना, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती थे, उनसे बात कर रहे थे। अब जरा सुनवाती हूं कि वहां लोग क्या कह रहे थे। कोई पुलिस नहीं है, पुलिस का एक बंदा दूर दूर तक नहीं है, कोई भी नहीं है। उन्होंने, आपने देखा कैसे उन्होंने मारापीट शुरू करी, कांच फोड़ दिए कार के। तो आप देख सकते हैं। कितने लोग आए थे? क्या आशुतोष साथ थे आपके? जी हमारे साथ थे जी, सब लोग साथ थे। हम लोग 20 सब पर हमला हुआ है? सब पे एक साथ हुआ है, सिर्फ लड़कियों को छोड़ दिया, बाकी सबको मारा है। हमारे जो मेल कार्यकर्ता थे उनको डंडों से, पत्थरों से पीटा गया, धकेला गया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये जो बोल रहे हैं कि हम ग्रामीण हैं, हम खुद अपना बना लेंगे, हम इनसे अलग नहीं हैं, हम एक ही देश के हैं, हम इनकी हित की बात करने आए हैं। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे, उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का दे करके गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ लोग खड़े थे और वो बीजेपी के ही थे, जो प्री प्लानिंग करके आए थे। उन्होंने पहले से ही सुबह से ही लाठियां ले रखी थी और ट्यूब में पत्थर भर रखे थे। पहले से प्री प्लानिंग करके आए थे कि ये लोग जैसे ही विजिट करेंगे, अंदर घुसेंगे, इन पे हमला करेंगे, और हुआ भी वही। अब सवाल आपसे बता रही हूं कि क्या इस घटना के बाद अब एक और जंतर मंतर जैसा आंदोलन होगा? और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये खुद सीजेपी के नेता कह रहे हैं। दिप्के जयपुर में क्या जंतर मंतर जैसा धरना देंगे? अभिजीत दिप्के ने जयपुर में धरने की चेतावनी तो दे दी, उन्होंने सरकार के आगे 3 मांगे रखी हैं और स्कूल 48 घंटे में अच्छी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, 48 घंटे में हमलावर गिरफ्तार किए जाए जिन्होंने सीजेपी पर हमला किया है, स्कूलों में मीडिया एंट्री रोकने का फैसला वापस होना चाहिए। दीपके ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। 48 घंटे में मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर में हम धरना देंगे। सरकार मांगे न माने
तो सारे समर्थक जयपुर पहुंचे। ये लोगों से आह्वान किया उन्होंने, सीजेपी समर्थकों से आह्वान किया कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आप सब जयपुर आइए। जयपुर में भी जंतर मंतर की तरह धरने पर बैठेंगे। कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा, और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। तो दिपके कह रहे हैं, सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि स्कूल हम ठीक करा के रहेंगे, हम पर हमले करते रहो। यानी वो इस हमले के लिए पूरी तरह बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा। बढ़ूंगी आगे और माइक ऑन कर रही हूं एक और खबर पर। वंदे मातरम को लेकर एक घमासान मचा है और इस घमासान में कंगना रनौत की एंट्री रोज हो रही। अब कंगना रनौत के टारगेट पर शर्मिला टैगोर आ गई। हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से कंगना रखती हैं। अब एक बार फिर से वंदे मातरम को लेकर छिड़ी जंग के बीच कंगना ने अपनी बात रखी है। इस बार कंगना ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के एक बयान पर पोस्ट किया है। अब शर्मिला टैगोर ने कहा था कि वंदे मातरम के कुछ हिस्से एक ईश्वर को मानने वाले लोगों की आस्था से मेल नहीं खा रहे। वंदे मातरम में कई देवताओं का जिक्र है। इस गीत के 2 अंतरे ही अच्छे हैं, जिस पर कंगना गुस्सा गई हैं और उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान वाली सोच से बाहर आने की जरूरत है। अब शर्मिला टैगोर ने एक कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर बयान दिया था। पहले वो सुनिए उनका बयान। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। अब कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के जरिए सीधे सीधे शर्मिला टैगोर पर हमला बोला। कंगना रनौत लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। अब शर्मिला टैगोर के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शर्मिला का बयान अपने इंस्टा पर शेयर किया और कहा, मैं खुश हूं कि शर्मिला जी ने अपनी बात रखी है। किसी भी कविता और गीत में शब्द रूपक होते हैं। विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे युवा चाहिए जो लोहे जैसे बने, हड्डियां फौलाद की हो, जिनकी नसों में बिजली दौड़ती हो। विवेकानंद मौसम का अनुमान नहीं बता रहे थे, वो केवल शक्ति को जगाने की मांग कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम सोच से आप बाहर आइए। भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हो, डॉक्टर भी ताकत को शक्ति कहते हैं। आइए एक दूसरे को अपनों की ही तरह अपनाएं और इस हिंदू मुस्लिम सोच से बाहर आए। तो ये कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर के पोस्ट पर आज सीधे सीधे बयान दे दिया। और ये पहली बार नहीं है कि वो अपनी इंस्टाग्राम के जरिए एक तरह से जवाब दे रही हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि कंगना ने अपने इंस्टाग्राम को नया हथियार बना लिया है। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 8 बजे।